हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, राधे राधे। आज साइंस का चैप्टर 2 आप लोग को बताने जा रहे हैं। इसमें आपको ऑब्जेक्टिव भी मिलेगा, सब्जेक्टिव भी मिलेगा और सब्जेक्टिव में लॉन्ग टाइप, शॉर्ट टाइप, ये सभी आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। और ये आप लोग का एग्जाम जो आ रहा है उसके देखते हुए बनाए हैं। आज स्टार्टिंग करेंगे अम्ल, क्षार एवं लवण, एसिड, बेस एंड सॉल्ट, इसी को पढ़ाएंगे। तो चलिए पहले चलते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न में। अभी इसमें चलिए पहला स्टार्ट करते हैं। निम्न में से कौन सा दुर्बल क्षारक है? तो कौन दुर्बल क्षारक हो जाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो कौन हो जाएगा? MgOH का होल ट्वाइस। तो ये हो जाएगा बी नंबर। फिर है अम्ल। अम्ल के जलीय विलयन में निम्न में से कौन उत्पन्न होता है? तो अम्ल का जलीय विलयन रहेगा तो क्या उत्पन्न होगा? H- आयन उत्पन्न होगा, H+ आयन होगा, OH- आयन, H+ आयन, या तो H3OH- आयन, इनमें से कोई नहीं। तो क्या उत्पन्न होगा? आप लोग को हम बताएं भी है। तो क्या इसमें उत्पन्न होगा? अम्ल के जलीय विलयन में H+ आयन उत्पन्न होता है। अब 3 में है जल में घुलनशील क्षारक क्या कहलाता है? जल में घुल जाएगा तो वो क्षारक क्या कहलाएगा? तो इसमें जल में घुलनशील क्षारक क्या कहलाता है? तो 3 नंबर का क्या हो जाएगा? बी, वो क्षारक ही कहलाएगा। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में नीला पत्र डालने पर वह लाल नहीं हो जाएगा? किसमें लाल नहीं होता है? तो यहाँ देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड है, HNO3 है, CHCOOH है, HCl है। किसमें होगा? 4 नंबर का क्या हो जाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड में। फिर है जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किस लवण का उपयोग किया जाता है? तो 5 में क्या हो जाएगा? किसका उपयोग किया जाता है? तो ये है सोडियम कार्बोनेट। किसका उपयोग किया जाता है? Na2CO3 का। बी नंबर हो जाएगा। फिर 6 है निम्न में से कौन प्रबल अम्ल है? तो प्रबल अम्ल कौन है? यहाँ पे देखिए 6 नंबर में। तो ये हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, फिर सल्फ्यूरिक अम्ल, फिर नाइट्रिक अम्ल। तो ये हो जाएगा ए नंबर। फिर है कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? तो लाल है। तो हम ट्रिक से भी बताए थे। लाल में किसमें है? अनील। अनील जो होता है वो नीला को लाल करता है, लेकिन छलन क्षार जो है वो लाल को क्या करता है? नीला। तो यहाँ क्षार कहीं नजर आ रहा है। 7 का क्या हो जाएगा? बी, ए हो जाएगा। फिर है एक प्राकृतिक सूचक। एक प्राकृतिक सूचक कौन है? तो एक प्राकृतिक भी मिलेगा और आर्टिफिशियल सूचक भी मिलेगा। तो यहाँ कौन सा हो जाएगा? मिथाइल ऑरेंज क्या होगा? फिनोप्थलीन होगा। तो 8 नंबर का क्या हो जाएगा? बताइए। तो 8 नंबर का डी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, चूंकि दोनों है वो क्या है? प्राकृतिक सूचक नहीं है, दोनों आर्टिफिशियल में आएगा। फिर है संश्लेषित सूचक। संश्लेषित सूचक कौन है? मिथाइल ऑरेंज है, फिनोप्थलीन है। तो इसमें तो हो जाएगा 9 नंबर का सी, दोनों है। उसी को आर्टिफिशियल बोलते हैं, संश्लेषित कोई। फिर है क्षारकीय ऑक्साइड के विलयन पीएच मान क्या होगा? क्षारकीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान क्या होता है? तो क्षारक के हम लोग जानते हैं 7, जिसका पीएच मान 7 से प्लस होता है वो क्षारकीय में होता है। और जिसका मान 7 से नीचे होता है वो क्या हो जाता है? अम्लीय होता है। तो यहाँ पे देखिए तो 7 से कम वाले तो ये 2 है, 4 है तो अम्लीय है, 7 है तो ये न्यूट्रल है, 9। तो यहाँ क्या हो जाएगा? क्षारकीय ऑक्साइड में क्या हो जाएगा? 10 का 9 हो जाएगा। 10 नंबर का क्या हो जाएगा? डी, 9 हो जाएगा। फिर निम्न में से कौन दुर्बल अम्ल है? दुर्बल अम्ल देखिए, दुर्बल अम्ल कौन सा आएगा? तो यहाँ देखिए CH3COOH है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, H2SO4 क्या आ जाएगा? 11 का क्या होगा? ये ही सबसे दुर्बल है। फिर निम्नलिखित में से प्रबल क्षारक कौन है? प्रबल क्षारक में बताए थे, क्षारक में जिसका सबसे ज्यादा वैल्यू होता है ये 7 पॉइंट से लेकर 14 तक। तो यहाँ चलिए जानते हैं कोई किसका रहेगा। तो ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड है, MgOH का होल ट्वाइस है, हाइड्रोक्लोरिक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। तो किसका हो जाएगा? तो 12 नंबर में ए हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिर है अम्लों का जल के साथ मिश्रित करने पर उत्पन्न करता है। तो क्या उत्पन्न करता है? H+ आयन, OH- आयन, H+ आयन तथा OH- आयन। तो 13 का क्या होगा? तो अम्ल में क्या होता है? H+ आयन उत्पन्न होता है। क्षार के जलीय विलयन क्या उत्पन्न करता है? तो क्षार में क्या आ जाएगा? आप लोग सभी जानते हैं, बताए भी हैं, तो OH- आयन। फिर है A+ अम्ल। A+ अम्ल होता है अम्ल। और फिर ये जो होता है लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल है। तो ये समीकरण ए क्या होगा? तो यहाँ बताइए 15 नंबर का ए क्या होगा वो बता रहा है। तो 15 नंबर में क्या हो जाएगा? ये कार्बोनेट है। यदि कार्बोनेट प्लस अम्ल करेंगे तो ये लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और जल भी। तो यही कार्बोनेट इसमें हो जाएगा। फिर है नीला लिटमस पेपर
कि किससे लाल हो जाता है नीला, तो किस में हो जाता है अनिल अम्ल में हो जाता है। आ से अम्ल अनिल ट्रिक बनाए थे, आ से अम्ल होता है, नी से नीला होता है, ला से लाल होता है, तो नीला चेंज हो जाता है लाल में, तो किस में हो जाएगा, तो ये 16 नंबर का जान रहे हैं कि ये अम्ल में होता है ऐसा। निम्न में कौन क्षार है, देखिए यहाँ क्षार कौन है, CH3COH, ई तो अम्ल है, HNO3 नाइट्रिक, ये क्या है, फिर सोडियम क्लोराइड, ये तो हाइड्रा ऑक्साइड, तो निम्न में से कौन सा क्षार है, तो सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड, ये क्या हो जाएगा, क्षार हो जाएगा, तो ये डी नंबर ही सही है। फिर जिप्सम का रासायनिक सूत्र, जिप्सम का क्या होगा, एक प्लास्टर ऑफ पेरिस का भी बताए थे, CaSO4 हाफ H2O, और जिप्सम का उसमें हाफ नहीं रहेगा, सिर्फ उसमें रहेगा। देखिए इस प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है और ये जिप्सम का सूत्र है CaSO4 × 2H2O, तो ये क्या हो जाएगा, 18 का बी नंबर हो जाएगा। फिर 19 नंबर है, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग करते हैं, यानी नहीं भोजन जब पचता है, नहीं डाइजेस्ट होता है तब, एंटीबायोटिक प्रतिजैविक रूप में, एनालैजिक पीड़ाहारी के रूप में, एंटीसिड के रूप में, या तो एंटीसेप्टिक प्रतिरोधी के रूप में, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो ये इसमें 9 नंबर का क्या होनी चाहिए, सी, एंटीसिड के रूप में, जो MgOH का होल्टवाइज कार्य करता है। फिर दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टार्ट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल एंड सार्टिक अम्ल। टार्ट्रिक अम्ल तो होगा ही नहीं, फॉर्मिक अम्ल चीटिका रंग में होता है, साइट्रिक अम्ल भी नहीं होगा, ये तो अम्ली वाला हो जाएगा, तो ये लैक्टिक 20 का क्या हो जाएगा, तो इसमें बी नंबर हो जाएगा लैक्टिक। फिर 21 में अम्लीय विलयन का पीएच का मान कितना होता है, तो हम लोग जानते हैं अम्लीय विलयन का पीएच का मान 7 से कम होता है, 0 से लेकर 7 से कम, ये हो गया अम्लीय पीएच मान, और 7 रहेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं उदासीनीकरण, इंग्लिश में न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं, और यदि 7 पॉइंट से लेकर 14 तक रहेगा तो वो क्षार हो जाएगा। तो यहाँ क्या बोल रहा है, विलयन पीएच मान क्या होता है, 7 से कम, और यही क्षार रहेगा तो 7 से अधिक रहेगा, 7 से बराबर रहेगा तो ये उदासीनीकरण हो जाएगा। उसके बाद कौन अधिक क्षारीय है, अब यहाँ देखिए कौन अधिक क्षारीय है, पीएच मान 8 वाला रहेगा, पीएच मान 10 वाला रहेगा, पीएच मान 12 रहेगा, पीएच मान 14 रहेगा। तो यहाँ जो है 7 पॉइंट से लेकर 14 तक जिसका पीएच मान सबसे ज़्यादा रहेगा तो वो अधिक क्षारीय रहेगा, और 7 पॉइंट से लेकर 14 तक जिसका पीएच मान दिया हुआ ऑप्शन में देखना पड़ेगा, उसके आधार पे जिसका मान कम रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, वो दुर्बल हो जाएगा। तो यहाँ देखिए सबसे ज़्यादा तो 14 है, तो 22 का क्या हो जाएगा, तो 22 का आपका वही डी हो जाएगा, 14 ही हो जाएगा। फिर विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है, विरंजक चूर्ण का कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहाँ है, ये हो जाएगा सी, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड हो जाएगा। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो लाल लिटमस को नीला कौन करता है, छलन में लाल को नीला करता है, तो क्षार का मान पीएच मान जो होता है वो 7 पॉइंट से 14 के बीच में होता है, तो कौन हो जाएगा, ये 10 क्या 24 का हो जाएगा, हाँ तो यही होगा डी नंबर। फिर बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, बेकिंग सोडा का सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, तो ये हो जाएगा आपका। चलिए यहाँ पे आप लोग का जो था ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन वो खत्म हुआ। आप शॉर्ट टाइप तो क्वेश्चन में जानेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न में, और आप लोग को जितना हो सके जो आप लोग पढ़े हैं जो पढ़ाए हैं उसी के आधार पे ये आंसर देना है, एक किताबी लैंग्वेज में नहीं देना है, बस MCQ तक देख लेना है और क्वेश्चन को इससे पैटर्न को समझना है, ऐसा नहीं कि इसी के लैंग्वेज को क्या करने रटने लगे, जो पढ़ाया गया बस उसको पढ़ना है। फिर टार्ट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या होता है, तो देखिए किसमें है, तो इसमें 1 लाइनर है, कोई दिक्कत नहीं, कौन है देखिए ये जैक 2020 में भी पूछ चुका है, तो किसमें होता है, अंगूर और केला में। फिर उदासीनी विलयन का पीएच मान क्या होता है, अभी हम बताए थे, उदासीनी को न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं, ये जैक 2019 में पूछा गया, इसमें क्या होता है 7 होता है, न्यूट्रलाइजेशन में 7 होता है। फिर संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो संतरा में कौन सा, ऑरेंज में तो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग करते हैं, तो किसका उपयोग करते हैं, तो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, धोने का सोडा, इसी को वॉशिंग सोडा भी बोलते हैं। विरंजक चूर्ण किस प्रकार बनाया जाता है, तो शुष्क बुझा हुआ चूना से ही विरंजक चूर्ण बनता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसी पर क्या होता है, क्लोरीन के क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। देखिए कैल्शियम OH का होल्टवाइज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया, और उसी में क्लोरीन का जब अभिक्रिया कराएंगे उससे के साथ कितना 40 डिग्री पर, तो क्या बन जाएगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और जल बाहर निकलेगा। फिर है
क्रिस्टलन का जल से क्या समझते हैं आप? क्वेश्चन देखो, खाली समझिए, कोई भी एक उदाहरण दीजिए। तो जब किसी लवण में क्या होता है, जल के कुछ अणु रहते हैं तो उसी को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। और हम ये भी बता चुके हैं क्रिस्टलन का जल क्या होता है। तो जैसे कॉपर सल्फेट, इसमें क्रिस्टलन का जल देखिए वाटर के साथ कौन सा है, वाटर का मॉलिक्यूल्स कौन है, 5 है, 5 रहेगा, 10 रहेगा, 7 रहेगा। यही वर्ड को हम, ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू दिया रहेगा, इसी को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलन का जल। तो यही हो गया कॉपर सल्फेट इंटू 5H2O। तो ये जो 5 है ना, वही है, देखिए क्रिस्टलन के जल में 5 अणु, ये मॉलिक्यूल्स जो है वही है। फिर जानेंगे आगे, जल और ये अम्ल और क्षार जल में आयनित होते हैं। प्रत्येक से जल में उत्पन्न आयनों का नाम लिखे। तो क्या होता है, अम्ल में, जल में क्या होता है, H3 वो प्लस हो जाएगा, अथवा H प्लस एक्वस आयन में होगा, और क्षार जल में OH माइनस आयन उत्पन्न करेगा। फिर देखेंगे 8 में क्या पूछ रहा है, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों करता है। तो आप लोग ये क्वेश्चन को देखे रहिएगा, और आप लोग को जैसे टीचर लिखाएं उसी के आधार पे उसी को क्या करना है, पढ़ना है। ऐसा नहीं कि किताबी लैंग्वेज को पलटने लगे, ऐसा नहीं करना है, समझना है। तो अम्ल के जल में घुलकर क्या होता है, हम बस बता रहे आयनों का एक क्या होता है, धन एवं ऋण का निर्माण करता है। इसलिए अम्ल का जलीय विलयन क्या होता है, विद्युत का चालन करता है। ये तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इस सेंटेंस में जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, H2O है, तो ये बन गया H3OH प्लस है, और ये क्लोरीन माइनस में आया। फिर यहाँ देखिए, निम्नलिखित में से रासायनिक सूत्र लिखिए। देखिए तो ये भी जैक 2020 में पूछ चुका है। साधारण नमक का आप लोग जानते हैं सोडियम क्लोराइड होता है, हम बता भी चुके हैं। बुझा हुआ चूना का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। विरंजक चूर्ण का कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। फिर यहाँ बोलेगा, ये तो फॉर्मूला आना ही आना है, ये बहुत है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर निम्नलिखित का सामान्य नाम लिखना है। देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किसको बताएं, तो बुझा हुआ चूना का। फिर है कैल्शियम कार्बोनेट NH2O, तो ये वाशिंग सोडा का कैल्शियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ये किसका, वाशिंग सोडा, धोने का सोडा का फॉर्मूला। फिर है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसी को सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, तो ये खाने का सोडा का है। अब चलिए जानते हैं बेकिंग सोडा का 2 उपयोग लिखना है। देखिए क्या 2 उपयोग है, बेकिंग पाउडर बनाने में और डबल रोटी बनाने में। फिर है क्षार और क्षारक में क्या अंतर है, तो क्षार ये पदार्थ जल में घुल जाते हैं और लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। क्षारक ये पदार्थ होता है जो अम्ल के साथ क्या करते हैं, क्रिया करके लवण बनाते हैं। बहुत को क्षार और क्षारक दोनों एक जैसा ही लगता है, लेकिन क्षार बेस में हम लोग जानते हैं कि वो बेस क्या करेगा, जो लाल लिटमस पत्र रहेगा उसको नीला कर देगा, लाल लिटमस पेपर को। और ये क्षारक क्या रहेगा, अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या होगा, लवण बनाएगा। तो आप लोग दोनों में अंतर समझ गए। फिर एक ग्वाला ताजे दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है, क्यों मिलाता है ये जानना है। तो ताजा, अब देखिए यहाँ 2 है क्वेश्चन। ताजा दूध का pH का मान 6 से बदलकर थोड़ा क्षारकीय क्यों बन जाता है। फिर इस दूध को दही बनाने में अधिक समय क्यों लगता है। तो A नंबर का आंसर ढूंढेंगे। बेकिंग सोडा की प्रकृति क्षारकीय होती है, इसका प्रकृति क्या होती है, क्षारकीय होती है, अतः इसे मिलाने पर दूध क्षारकीय हो जाता है। समझ में आया, इसीलिए इसको मिलाया जाता है। और B नंबर में ताजा दूध का ये थोड़ा दही बनने में अधिक समय क्यों लगता है, तो जानेंगे B नंबर क्या बोलता है, क्योंकि दही बनने में अम्लीय की परिस्थितियां की आवश्यकता होती है, इसीलिए। अब जानेंगे, ये 1 लाइनर रहेगा, उसके लिए नहीं तो लिखाया गया, उसके आधार पे आप लोग को पढ़ लेना है। एक शीतल पेय का pH 4 है और नीले लाल लिटमस विलयनों में उसकी क्या होगी, तो pH 4 है तो अम्लीय है। pH स्केल 7 का मान ही उदासीन होता है, आप लोग जान चुके हैं। और 7 से पहले 1 से 6 तक अम्लीय होता है, और 8 से लेकर 14 तक क्षारीय हो जाता है। फिर जानते हैं अम्ल की तनुकृत करते समय क्यों अनुशंसित करते हैं कि जल को जल मिलाना चाहिए, ना कि जल में अम्ल को। तो आप लोग जानते हैं कि जल में ही अम्ल मिलाना चाहिए, और यदि आप लोग अम्ल में जल मिला देंगे तो चलिए देखिए क्या होता है, जल में अम्ल या क्षारक को घुले की प्रक्रिया अत्यधिक उष्माक्षेपी होती है। जल में सांद्र नाइट्रिक अम्ल की सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाते हैं तो अधिक सावधानी रखनी चाहिए, और अम्ल को हमेशा धीरे धीरे तथा जल में लगातार हिलाते हुए मिलाना चाहिए। और सांद्र अम्ल जल मिलाने से उत्पन्न ऊष्मा के कारण ही मिश्रण झलक कर बाहर आ जाता है। यदि क्या व्यक्ति जल सकता है, और वैसा करेगा जल भी सकता है, साथ में अत्यधिक ताप के कारण कांच का पात्र भी टूट सकता है। तो ये जो होता है हानि होने का 100% गारंटी होता है, वैसा कीजिएगा। इसीलिए क्या होता है, जल में ही अम्ल मिलाया जाता है, ना कि अम्ल में जल को।
चलिए अब जानेंगे विरंजक चूर्ण का निर्माण कैसे किया जाता है। समीकरण, तो विरंजक चूर्ण का निर्माण जो करने वाले जल के स्रोतों में क्यों डाला जाता है, चलिए जानते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये किसका फॉर्मूला है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना का, और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, और H2O विरंजक चूर्ण ये हो गया। तो विरंजक चूर्णों को पीने वाले स्रोतों में इसलिए डाला जाता है क्योंकि इससे जल क्या होता है, स्वच्छ बना रहता है, कीटाणु रहित होता है, यानी जो कीटाणु है वो क्या होता है, नाश हो जाता है। फिर बोल रहा है जल के अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है, तो देखिए जल की अनुपस्थिति में अम्ल के आयनीकरण नहीं होता है, अतः H+ आयन का निर्माण नहीं होता है, और अम्ल की अम्लीय गुण H+ आयन के कारण ही इसी कारण है कि जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं होता है। अब आप लोग समझ गए। फिर है प्लास्टर ऑफ पेरिस किस प्रकार से तैयार किया जाता है, इसका कोई दो उपयोग लिख देना है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का दो उपयोग लिखना है। जिप्सम को 373 डिग्री तक गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। तो ये CaSO4 कॉपर सरफेस टू H2O एक यह हो गया, ये तो जिप्सम का हो गया। इसी को जब 373 केल्विन में गर्म करने पर यही बन जाएगा एक प्लास्टर CaSO4 इंटू 2H2O प्लस 3H2O। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में हाफ यहाँ बन जाएगा, जबकि यहाँ पे ये इधर है। फिर है यहाँ पे सल, इसका उपयोग सल चिकित्सक टूटी हुई हड्डियों को प्लास्टर करने में होता है, मूर्तियों के लिए सांचे बनाने में भी किया जाता है। फिर देखिए विरंजक चूर्ण का दो महत्वपूर्ण उपयोग को लिखने बोल रहा है, तो क्या यानी लगभग 30 से 40 शब्दों में इसी तरह क्वेश्चन देखने को लिए मिलेगा। जितना भी क्वेश्चन है देखिए आया हुआ है एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में। फिर यहाँ विरंजक चूर्ण का उपयोग लिखना है, तो इसका उपयोग क्या होता है, रासायनिक उद्योगों में अपच के रूप में होता है, पीने वाले जल में कीटाणुओं को मुक्त करने के लिए रोगनाशक के रूप में भी होता है। अब 8 में देखिए क्या है, अम्ल एवं क्षारक के बीच की रासायनिक अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्यों कहते हैं, उदाहरण दीजिए। तो ये बोल रहा है अम्ल और क्षारक को आखिर के उदासीनीकरण अभिक्रिया क्यों कहते हैं। देखिए टेक में 2017 में पूछा है। तो अम्ल एवं क्षारक के बीच क्या होता है, अभिक्रिया होता है, जिससे लवण तथा जल बनता है, अर्थात दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, परस्पर अभिक्रिया करते हैं। तो इसी को हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसलिए अम्ल एवं क्षारक के बीच अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाएगी। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दोनों ये क्षारक है, ये अम्ल है, दोनों करने पर ये क्या लवण बनाया और देखिए जल बनाया। फिर है सोडियम हाइड्रोक्साइड गंधक है, सोडियम क्लोराइड बन गया। फिर है क्षारक किया है, क्या क्षारकीय विलयन में H+ एक्वस आयन होते हैं, अगर हाँ तो क्षारकीय क्यों होते हैं, चलिए जानेंगे। तो वे पदार्थ जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं क्षार कहलाते हैं। H+ आयन जल से आते हैं, और इसमें होता है H+ आयन जल से आते हैं। और फिर है जिप्सम क्या होता है, इसको 373 केल्विन ताप पर गर्म करने पर क्या होता है, तो जिप्सम क्या होता है, तो जिप्सम कैल्शियम सल्फेट हाइड्रोक्साइड को ही जिप्सम कहते हैं। कैल्शियम सल्फेट हाइड्रोक्साइड को ही क्या कहते हैं, जिप्सम कहते हैं। जैसे CaSO4 इंटू 2H2O यही है जिप्सम, और जिप्सम को जैसे 373 केल्विन पर गर्म करेंगे तो ये 3/2 के अणुओं में क्या होगा, त्याग कर प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा। देखिए जिप्सम को CaSO4 इंटू 2H2O ये जिप्सम का फॉर्मूला है। जब इसको 373 केल्विन में गर्म करेंगे तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होगा। CaSO4 इंटू हाफ H2O यही है प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला, प्लस 3/2 H2 हो जाएगा। अम्ल वर्षा क्या है, चलिए जानेंगे। आश्रित जल में विद्युत का चालक क्यों नहीं करता, जबकि वर्षा जल होता है, तो जानेंगे। देखिए ये 2010, 12, 23 में भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ है कि वर्षा जल CO2 और SO2 जैसे गैसों के घुल जाती है। वर्षा का जल में क्या हो जाता है, जब भी कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, NO2 हो गया, SO2 हो गया, तो यहाँ तो वो नहीं है SO2 का, यहाँ NO2 भी हो सकता है। जैसे ही घुल जो होती है तो वह कार्बोनिक अम्ल H2CO3 सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 आदि बना देती है। इसके कारण इसको आयनों का विच्छेदित होता है, इसलिए वर्षा का जल विद्युत का चालन होता है। और आश्रित जल घुलनशील लवण में गैसों में नहीं होता है, इसलिए इसका आयन नहीं होता है, इसलिए इसमें विद्युत का चालन नहीं होता। आप समझिए आश्रित जल नहीं करता है, जबकि वर्षा का जल करता है। फिर जानेंगे ताजे दूध का pH मान 6 है, जबकि दही बन जाने पर इसका pH का मान क्यों परिवर्तन होता है, आप उत्तर समझाइए। तो दही बनने की प्रक्रिया लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है, जिसके कारण pH मान 6 से कम हो जाता है। फिर होता है उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, दो उदाहरण दीजिए। तो उदासीनीकरण क्या होता है, तो अम्ल एवं क्षारक अभिक्रिया, अम्ल एवं क्षारक जब भी परस्पर अभिक्रिया करेंगे, हम लिखाए हैं कि जब अम्ल और क्षारक परस्पर अभिक्रिया करने से लवण एवं जल बनते हैं, जिसे उदासीनीकरण न्यूट्रलाइजेशन इंग्लिश में बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। उदाहरण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल NaCl प्लस H2O बन गया। MgOH का हॉल्ट वाइस, इसी के लिए बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड
जो एंटासिड के रूप में काम करता है। इसी में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तो MgCl2 बन गया और TH2O। इस तरह से इसका फॉर्मेशन हुआ। जो 2 जो आगे आप लोग देखते हैं ये क्या होता है, बैलेंस्ड करने के लिए आप बताए थे कि बैलेंस्ड रिएक्शन क्या है। ये रासायनिक अभिक्रिया एवं उसके समीकरण में जिसमें बताए थे अभिकारक तत्व का कुल द्रव्यमान और उत्पाद तत्व का कुल द्रव्यमान का योग क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए बैलेंस्ड के लिए। फिर आगे एल्युमिनियम ऑक्साइड को उभयधर्मी ऑक्साइड क्यों कहा जाता है, तो चलिए जानेंगे। एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 को उभयधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है क्योंकि ये अम्ल और क्षारक दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं। तो आपको आंसर आ गया कि एल्युमिनियम ऑक्साइड को उभयधर्मी ऑक्साइड क्यों कहेंगे, तो ये अम्ल और क्षारक दोनों के साथ अभिक्रिया करता है इसीलिए। फिर यहाँ देखिए क्या है, अम्ल क्या है, सभी अम्ल में क्या समानता है और इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। देखिए अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर हाइड्रोजन प्लस आयन H+ उत्पन्न करते हैं। ये स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। और ये क्या करते हैं, तो ये लाल लिटमस पत्र को नीला करते हैं अम्ल, अनिल नीले को लाल करते हैं। तो यहाँ ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, ऐसा तो नहीं होता। अम्ल में क्या होता है, आ से अम्ल होता है, अनीला अनील। तो यहाँ तो ये नहीं होता है, ये लाल लिटमस को नीला नहीं करते बल्कि नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। और ये धातुओं के साथ अभिक्रिया, ये कट हो गया, ये धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन उत्पन्न करता है और ये pH मान 7 से कम हो जाता है। इसीलिए बोलते हैं, जो टीचर पढ़ाएं उसको पढ़िएगा, कल यहाँ क्वेश्चन को समझिएगा। सभी अम्लों में समानता होती है और वे जल में घुलकर H+ उत्पन्न करते हैं। हाइड्रोजन आयन में अम्लीय प्रकृति के लिए जिम्मेदार है, चाहे वो हाइड्रोक्लोरिक HCl हो या सल्फ्यूरिक H2SO4 हो या प्राकृतिक अम्ल जैसे नाइट्रिक टार्ट्रिक है, ये सभी गुण में पाया जाता है। फिर इमली को ही बोलते हैं टैमरिंड और ये मुख्यतः ये टार्टिक अम्ल इसमें पाया जाता है और ये स्वाद में खट्टा होता है, ये अम्लीय गुण भी प्रदान करता है। इस प्रकार से अम्लों की पहचान H+ की क्षमता से की जाती है। अब देखिए थोड़ा दीर्घ लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जानेंगे। तो इसमें क्या होता है, एक बेकर ने पाया कि उसके द्वारा बनाया गया कठोर और आकार में छोटा है और वह संगठक डालना भूल गया है जिससे केक फूला हुआ बन सकता है, स्पष्ट करे। तो देखिए बेकर के बारे में जानेंगे। वह केक को बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा जिसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या तो सोडियम बाइकार्बोनेट इसको बोलते हैं, एवं एक मंद खाद्य अम्ल टार्ट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है। गर्म करने पर बेकिंग पाउडर टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रदान करता है और कार्बन डाइऑक्साइड के कारण केक फूलता है। हम लोग जानते हैं, जैसे रोटी भी घर में आप लोग के पेरेंट गार्जियन बनाते हैं, मम्मी बनाते हैं, समय पर मम्मी नहीं रहने पे भाई बहन कोई भी बनाते तो उसमें भी जानते कि वो कौन सा गैस भर जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और हल्का सा हो जाता है। यह अभिक्रिया निम्न प्रकार की होती है। तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट H+ आयन, फिर CO2 बन गया और H2O जल बन गया और अम्ल का सोडियम लवण में टार्ट्रिक अम्ल से। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस किस प्रकार बनाया जाता है, इसका 3 उपयोग लिखे। तो जिप्सम 373 केल्विन पर गर्म करने पर, यही क्वेश्चन रहेगा आपका, जिस तरह से क्वेश्चन पूछेगा उसके आधार पर आंसर देना है। शॉर्ट में रहेगा तो शॉर्ट की तरह आंसर देना है, लॉन्ग में रहेगा तो उसको थोड़ा क्या करना है, वर्ड पावर को बढ़ा के लिखना है। तो कैल्शियम सल्फेट एंड अर्ध हाइड्रेट हेमी हाइड्रेट इसी को बोलते हैं COSO4 × हाफ H2O बनता है जिससे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। तो इसी को कैल्शियम सल्फेट और अर्ध हाइड्रेट या तो हेमी हाइड्रेट इसको नाम है, किसको, प्लास्टर ऑफ पेरिस को। तो ये क्या होगा, कैल्शियम सल्फेट CSO4 × 2H2O, ये जिप्सम है। इसी में 373 केल्विन में गर्म करने पर ये क्या बन गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस, CSO4 × हाफ H2O प्लस 3/2H2O बन गया। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग क्या होता है, तो ये भी होता है चिकित्सा के क्षेत्र में होता है। डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों के सही जगह पर स्थिर करने के लिए करता है। खिलौना बनाने में होता है। सजावट के सामान एवं सतह को चिकना करने में होता है। अब धोवन सोडा एवं बेकिंग सोडा का 2 प्रमुख उपयोग लिखेंगे। तो क्या होता है, धोवन सोडा का 2 प्रमुख उपयोग कांच, साबुन तथा कांच उद्योग में होता है, घरों में साफ सफाई के लिए किया जाता है। देखिए 2 उपयोग। और बेकिंग सोडा का जो होता है, जिसका नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, रासायनिक फॉर्मूला इसका जो होता है सोडियम अम्ल, सोडा जो होता है अम्ल अग्निशामक में होता है, खाने की चीजों मुलायम तथा स्पंजी बनाने में होता है। फिर है 5 विलियन होता है ABCDE और की जब, तो इस तरह से यहाँ भी देखिए 5 विलियन, ये भी हम क्वेश्चन बता चुके हैं। ABCDE है और सार्वत्रिक सूचक जांच करना है, pH मान 4 किसका होगा, 4 बताइए, 4 क्या है, फिर 1 क्या है, तो 4 है तो ये क्या हो जाएगा, जितना हम बताए थे अम्ल में जितना कम वैल्यू है उतना ही प्रबल रहेगा। तो 4 तो आपका जो होगा दुर्बल क्षार दुर्बल अम्ल हो जाएगा, 1 प्रबल अम्ल हो जाएगा। 11 जो है वो भी आपका क्या हो जाएगा, प्रबल क्षार हो जाएगा। 7 है तो ये उदासीनीकरण है। 9 है
तो 9 जो होगा ये दुर्बल क्षार होगा। तो यहाँ बताने बोल रहा है कि उदासीन में कौन आएगा, तो उदासीन देखिए 7 है तो ये 7 आ जाएगा उदासीन में। फिर प्रबल क्षार है तो प्रबल क्षार कौन है, देखिए 9 और 11 में कौन ज़्यादा है, तो 11 है तो ये प्रबल क्षार में हो जाएगा। फिर प्रबल अम्ल कौन है, तो जितना अम्ल का वैल्यू से जितना 7.7 से नीचे होता है तो वो प्रबल अम्ल में है आता है। तो ये सबसे कम कौन है, तो यहाँ पे देखिए 1 है तो प्रबल अम्ल ये हो जाएगा। फिर दुर्बल अम्ल कौन होगा, तो जिसका वैल्यू क्या होता है 3 से थोड़ा ज़्यादा होता है और 6.9 के बीच में रहता है, 7 होगा तो न्यूट्रलाइजेशन बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 हो जाएगा दुर्बल अम्लीय में। फिर दुर्बल क्षार ये कौन हो जाएगा, तो ये 9 हो जाएगा। इस तरह इसका आंसर आ जाएगा। आए थे देखिए, अब नीचे लिखा हुआ है पीएच मानों को हाइड्रोजन आयन सांद्रता का आरोही क्रम देखिए, एक दे दिया उदासीन 7 होता है, वही चीज़ बताए थे। प्रबल क्षारीय 11 हम भी बताए थे। प्रबल अम्लीय क्या है 1 है, दुर्बल अम्लीय क्या है 4 है, देखिए वही चीज़ था। और ये देखिए इस तरह से होगा। फिर है निम्न में से क्या है, अभिक्रिया के लिए पहले शब्द समीकरण लिखिए तथा बाद में संतुलित कीजिए। देखिए संतुलित करना इसमें भी आया, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है, तो देखिए तनु सल्फ्यूरिक अम्ल प्लस जिंक और सल्फेट हाइड्रोजन, तो H2SO4 एक्वस में जिंक सल्फेट ये सॉलिड में पाया जाएगा, ZnSO4 इस तरह से होगा, फिर H2 गैस निकलेगा। फिर यहाँ बी में है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम पट्टी के साथ अभिक्रिया पर क्या होगा, तो देखिए इसमें क्या है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, मैग्नीशियम है, MgCl2 बना, फिर बन गया H2 हाइड्रोजन गैस बाहर हो गया। फिर है सल्फ्यूरिक अम्ल एल्युमिनियम चूर्ण के साथ अभिक्रिया करने पर क्या होता है, देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल है एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया पर एल्युमिनियम सल्फेट बन गया, हाइड्रोजन गैस बाहर हो गया। फिर डी में क्या बोल रहा है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लोह के रेतन के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस लोहा फेरिक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन, तो ये देखिए क्या बना, देख लीजिए यहाँ पे। इस तरह ये जो है आप लोग का चैप्टर ये चैप्टर 2 में जो आप लोग पढ़े थे एसिड बेस एंड सॉल्ट, ये यहाँ पे समाप्त हो गया। जिस आधार पे यदि आप लोग का इससे ये मेटल एंड नॉन मेटल की वीडियो चाहिए तो फिर आप लोग कमेंट कीजिएगा, उसी के आधार पे हम आप लोग को वीडियो को प्रोवाइड करेंगे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू फॉर वॉचिंग।